गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपने 5 जून को प्री का एग्जाम दिया और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम नहीं दिए, पर दे हैव सीन द पेपर। क्वेश्चन पेपर देखे होंगे और जो क्वेश्चन पेपर नहीं देखे होंगे उन्हें अवश्य लिखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। तो माई सेल्फ इज मनोज कुमार सिंह and I am a faculty of economy. I am in touch with economics since a very long time, around 40 years. I was a lecturer in a degree college of economics. I am a postgraduate in economics from Banaras University. And I am in touch with UPSC since 2010. When I was preparing for civil services, that time the pattern was different. There are 2 optionals, but now the pattern has completely changed. Therefore, as per experience of the civil services for economics, as I feel, good depth and concept of the subject is required. इकोनॉमिक्स की आपको समझ होना चाहिए। अगर आप ठीक से समझे हैं तो प्रश्न के हल करने में कहीं कठिनाई नहीं होगी। इकोनॉमिक्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट, बहुत आसान है समझने में, बस थोड़ा सा दिमाग का एप्लीकेशन चाहिए। मैकेनिज्म कैसे वर्क कर रहा है आप आसानी से समझ सकते हैं। दिस ईयर इन 2022, 5 जून 2022, 20 questions has been asked from economics. 20 questions, that is 40 marks. It means 20% weightage. Okay. एंड जैसा कि आप देखे होंगे क्वेश्चन का लेवल, डिफिकल्टी लेवल, क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन खैर उसे घबराने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं। इट इज वेरी इजी वर्क, राइट। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे, हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपको कि प्री के एग्जाम में जो यूपीएससी के जो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स एरिया से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस टाइप के हैं, क्या उनका आंसर ही आंसर होना चाहिए। आप आंसर मिलाएंगे, अपने देखेंगे, आप ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो आंसर मिलाएंगे। और इसका उद्देश्य यही है कि इससे आप सीखें कि कैसे तैयारी किया जाता है। हाउ मच द कंसेप्ट इज मोर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक। ओके, राइट। तो हम शुरू करते हैं यहां से। दिस इज C section of the question paper. I am starting here from question number 31. 31 से हम शुरू कर रहे हैं, right? Question number 31 is like this. Consider the following statements. Consider the following statements.
Tight monetary policy of US Federal Reserve could lead to capital flight. Capital flight. Capital flight may increase the interest cost of firms with existing external commercial borrowing. Devaluation of domestic currency decreases the currency risk associated with ECB. अब आपको यहां समझना ये है कि क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन का लिंक है फॉरेन एक्सचेंज से। इस क्वेश्चन का लिंक है कैपिटल मार्केट से। अब कैपिटल मार्केट की आपको आइडिया होना चाहिए, एक्सचेंज रेट कैसे वर्क करता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैसे वर्क करता है, इसकी आइडिया होनी चाहिए। और इसकी समझ है तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर लें। तो दो तीन टर्म यहां पर देखना आपको। वन इज दैट इज कॉल्ड कैपिटल फ्लाइट। व्हाट इज कैपिटल फ्लाइट? What is ECB? External commercial borrowing. And what is devaluation? Three terms. The first is capital flight. The meaning of capital flight is flight of capital from one country to another country. मतलब जो कैपिटल हमारे यहां आया थ्रू कैसे, तो देयर आर टू वे ऑफ द कैपिटल दैट कम्स इन द कंट्री। वन इज थ्रू FDI एंड सेकेंड इज थ्रू FII, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा कैपिटल आता है जो बाहर से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होता है। और दूसरा होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जो कैपिटल आता है इट इज मोर स्टेबल बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इज मेड इन इंडस्ट्रीज। और FII जो होता है इट इज मोर अनस्टेबल। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के द्वारा कैपिटल आता है, इट कम्स अंडर बॉन्ड मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट। इट इज मोर अनस्टेबल, मोस्ट वॉलेटाइल। इसको हम हॉट मनी कहते हैं। अब ये फ्लाइट कब होता है? तो फ्लाइट के कुछ कंडीशंस होते हैं। जैसे अमेरिका से हमारे यहां आया कैपिटल, विदेश के जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, दे इन्वेस्ट इन द इंडियन कैपिटल मार्केट। क्यों करते हैं? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ रिटर्न इज हायर इन इंडियन कैपिटल मार्केट देन टू द कैपिटल मार्केट ऑफ देयर ओन कंट्री, there will be investment in India. ये कैपिटल फ्लाइट कब हो जाएगी? पहला कंडीशन के द रेट ऑफ रिटर्न इज हायर इन देयर ओन कंट्री और इन अदर कंट्री देन टू इंडिया। भारत से अधिक रेट ऑफ रिटर्न है क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य है हाउ टू गेट हाई रिटर्न ऑफ देयर कैपिटल। तो अपने पैसे को इस कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाएं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में रेट ऑफ रिटर्न इज हायर देन टू रेट ऑफ रिटर्न इंडिया। इमीडिएटली देयर विल बी कैपिटल फ्लाइट। यहां से पैसा निकाल करके वो अमेरिका में ले जाकर आते। गॉट इट? देयर मे बी अदर कॉजेज ऑफ द कैपिटल फ्लाइट लाइक टैक्स रेट। The tax is higher in India or government has increased the tax rate. Again, there will be capital flight.
capital flight is also possible in case of instability in the political system, instability in the government. क्या पॉलिसी लेगा, कैसा होगा, और the policy of the government is not in favor of the corporates. So there is also possibility of the capital flight. ये जो capital flight कहते हैं, तो ये आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए. नेक्स्ट टर्म इज ईसीबी, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग. ये क्या है? तो ईसीबी, दिस ईसीबी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग वाज ओपनड एज ऑप्शन इन 1992 आफ्टर लिबरलाइजेशन, कि हमारे यहाँ के कॉर्पोरेट्स दे कैन बोरो फ्रॉम बैंक्स or commercial banks if they need more money. They can also borrow through ECB. अब दो ऑप्शन है, एक बैंक है, एक ECB है. The rate of interest in ECB is lower than the rate of interest in banks. तो डेफिनेटली जो कॉर्पोरेट हैं, to get higher profit margin, they will like to borrow from through ECB, right? Devaluation क्या है? Devaluation होता है if a country either in fixed exchange rate regime or floating exchange rate regime intentionally decreases the value of its currency, it is called devaluation. ये जानबूझकर किया जाता है. Why? ऐसा क्यों किया जाता है? क्या मीनिंग हुआ इसका? फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल समझाते हैं हम. The present exchange rate of dollar and our currency rupees is almost 76 rupees per dollar. हम 76 रुपया देते हैं, $1 हम देते हैं. Now suppose that government of India, that the RBI wants to devalue its currency. तो आरबीआई क्या कहेगी कि कल से आई शैल गिव यू 76 रुपीज 50 पैसा पर डॉलर. क्या था रे एक्सचेंज रेट? 76 रुपी पर डॉलर. अब इंटेंशनली जानबूझकर आरबीआई कर रही है कि फ्रॉम टुमारो आई शैल गिव यू 76 रुपी 50 पैसा पर डॉलर. Right? This policy is called devaluation. क्यों ऐसा किया जाता है? डिवैल्यूएशन करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य होता है कि हाउ टू इनकरेज एक्सपोर्ट एंड डिकरेज इंपोर्ट्स. इंपोर्ट को कम किया जाए और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए. क्यों? ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने में काफी मदद मिलेगा एंड वी कैन बी एबल टू इंप्रूव आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट. राइट? अब इतनी आपको समझ होना चाहिए, तभी क्वेश्चन को आप हल कर लेंगे. ठीक है? अब देखिए, अब ये ऑप्शन देखिए आप. टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट. फर्स्ट इज करेक्ट. कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विथ एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग. जो कमर्शियल बोरोइंग है, इनका इंटरेस्ट कॉस्ट चूंकि लाते हैं, अब जब पे करेंगे तो इनको ज्यादा पे करना पड़ेगा.
ठीक है। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विथ, फ्लाइट चला के पैसा निकल गया यहां से, पैसा निकल गया तो यहां क्या पैसा कम हो गया, और जब कम हो गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, रेट इंटरेस्ट बढ़ेगा तो दे विल हैव टू पे मोर। थर्ड, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद ईसीबी। अब यहां थर्ड जो ऑप्शन है कि डिक्रीजेज डिक्रीज द करेंसी रिस्क, करेंसी इंक्रीजेज द करेंसी रिस्क, ये रिस्क बढ़ जाता है। डिवैल्यूएशन कारण जो ईसीबी के द्वारा जो पैसे लिए जाते हैं, लोन लिए जाते हैं, तो रिस्क बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। दैट्स वाई थर्ड इज द रॉन्ग ऑप्शन। हेंस फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट, राइट आंसर इज ए। क्लियर? क्लियर है यहां पर? क्वेश्चन नंबर 34 यू सी, question number 34 is with reference to bank board bureau. When NDA government came in power in 2015 to increase the efficiency of the public sector bank, तो पब्लिक सेक्टर बैंक से एनपीए में चल रहा है, उससे बहुत पहले चल रहा है। आइडिया इसके पीछे था, बैंक बोर्ड ब्यूरो के पीछे, वाई एनपीए इज लेस इन प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड मोर इन पब्लिक सेक्टर बैंक, उनकी इफिशियंसी को हम कैसे बढ़ाएं। तो उसमें हुआ कि भाई हम जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो टॉप एग्जीक्यूटिव की जो अपॉइंटमेंट है उनको हम डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर से लेकर के भी उनको हम कर सकें। इट इज नॉट बाउंड, अगर हमको प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट बैंक में, प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर मोर बेटर हैंड्स मिलते हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन मिलते हैं, तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट इनको हम टॉप एग्जीक्यूटिव में पब्लिक सेक्टर बैंक में उनको अपॉइंटमेंट कर दें। ठीक है? तो आइडिया इज दिस कि हाउ टू इंक्रीज द इफिशियंसी इन पब्लिक सेक्टर बैंक। इसलिए बैंक बोर्ड ब्यूरो अब बनाया गया। इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि गवर्नर ऑफ आरबीआई द चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो, बिल्कुल गलत है। बैंक बोर्ड ब्यूरो जब बना तो फर्स्ट टाइम विनोद राय वाज अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। विनोद राय का नाम आप लोग सुने होंगे। विनोद राय was head of Comptroller and Auditor General of India, CAG. He was chairperson of the CAG. He is a very senior most and talented IAS officer. उनको बनाया गया। And right now chairman of बैंक बोर्ड ब्यूरो इज भानु प्रताप शर्मा। आरबीआई कभी बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन नहीं होती। ये ऑलमोस्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। नो कंसेप्ट इज रिक्वायर्ड, राइट? तो फर्स्ट ऑप्शन इज इटसेल्फ रॉन्ग। क्लियर हो गया? सेकेंड ऑप्शन इज बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। करेक्ट? उनके हेड होते हैं, उनको सिलेक्शन के लिए रिकमेंड करता है कि इनको आप टॉप एग्जीक्यूटिव पर आप अपॉइंट कीजिए। एंड बैंक बोर्ड ब्यूरो हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स। इनको भी सलाह देता है कि कैसे क्या स्ट्रैटेजी होगा जिससे कि आप कैपिटल को आप रेज कर सकें, आप निकाल सकें, मार्केट से ला सकें कैपिटल को। क्यों आप गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट रहते हैं बराबर?
अपना कैपिटल कैसे आप रेज कर सकते हैं, इसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, इसकी सलाह देने की भी काम बैंक बोर्ड के रूप में दिया गया। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट, राइट? Therefore, the right answer is B. Okay? Now you come with reference, question number 35, with reference to convertible bonds, consider the following statement. जैसे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन का संबंध कहां से है? तो ये क्वेश्चन बॉन्ड से संबंधित है। अब फिर आपको पता होने बॉन्ड होता क्या है। ए बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ सिक्योरिटी विच फेचेज द रेट ऑफ रिटर्न। एक बॉन्ड एक सिक्योरिटी होता है इश्यूड बाय द गवर्नमेंट और सम कॉर्पोरेट्स, जो कि एक निश्चित रिटर्न हमेशा हमें देते रहता है। ओके, अब बॉन्ड का संबंध है, बॉन्ड इशू कहां होता है? तो बॉन्ड इज इशूड इन द डेट मार्केट। अगेन ये कैपिटल मार्केट संबंध पूरा है, आपको कैपिटल मार्केट की आइडिया होनी चाहिए। बॉन्ड इज इशूड इन ए डेट मार्केट। डेट मार्केट इज सच मार्केट वेयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर बॉट और सोल्ड, राइट? Government securities are bought or sold. Debt market is also called gilt market, that is market of high quality. Bond is also sold in the gilt market because bond is issued by the government of India or corporates. Bond never defaults. अब ये bond जो होता है दो तरह का होता है, ठीक है? समझ में आ रही बात? एंड बॉन्ड इज इश्यूड ऑन कूपन रेट। व्हाट इज कूपन रेट? कूपन रेट इज रेट ऑफ रिटर्न, राइट? अब देखना हमको, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, convertible bonds and non-convertible bonds, right? Convertible bonds means the bond which can be converted into the shares. बॉन्ड में एक फिक्स रिटर्न मिलता है एंड बॉन्ड नेवर डिफॉल्ट्स, एंड शेयर्स मेरे रिटर्न का कोई सीमा नहीं है, स्काई इज द लिमिट। बट शेयर में फुल ऑफ रिस्क है, इट इज बेस्ड ऑन फुल ऑफ रिस्क, और से फर्स्ट तक आप बहुत ऊंचा भी जा सकते हैं और नीचे गिर सकते हैं, ठीक है? तो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर। अगर से उससे ज्यादा मुनाफा मिल रहा है तो शेयर में कन्वर्ट करा लेंगे हम। एंड नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। दो टाइप हो गया, राइट? अब यहां जो क्वेश्चन है कन्वर्टिबल बॉन्ड से है कि देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड्स फॉर इक्विटी। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स पे ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। बॉन्ड से यहां पर ऑप्शन है कि आप बॉन्ड से हम इक्विटी में शेयर्स में कन्वर्शन कर सकते हैं। तो दिस कन्वर्टिबल बॉन्ड पे ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, डेफिनेटली, क्योंकि यहां पर ऑप्शन है, नॉन कन्वर्टिबल में कोई ऑप्शन नहीं है,
जो रोड इसका इंटरेस्ट जो आप लेंगे, खरीदेंगे, बॉन्ड खरीद जाएंगे कि हमको कन्वर्टिबल बॉन्ड दे दीजिए, या आप कह सकते हैं कि नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड दे सकते हैं। कन्वर्टिबल बॉन्ड में हमेशा ऑप्शन है कि इसको आप बदल सकते हैं शेयर्स में। तो जब तक आप इसको शेयर्स में नहीं बदलते हैं तब तक इस कन्वर्टिबल बॉन्ड पर आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा, रिटर्न आपको कम मिलेगा देन टू नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड है द ऑप्शन टू कन्वर्ट to equity affords the bondholders a degree of indexation to raising consumer prices. Second option is the option to convert equity affords the bondholder a degree of indexation to raising consumer prices. का क्या मतलब हुआ? The option to convert the equity affords the bondholder, जो बॉन्ड होल्डर खरीदता है उसको इक्विटी में a degree of indexation to raising consumer prices. इससे क्या होता है कि कंज्यूमर जो प्राइस बढ़ता है उसके साथ उसकी जो है सो कुछ लाभ भी मिल जाता है, कंज्यूमर प्राइस साथ उसको प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो लाभ मिलता है तो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। जब कन्वर्ट कर देता है तब तो उसको नुकसान नहीं होता है, देयरफॉर सी इज द राइट आंसर। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट एंड हेंस बोथ 1 and 2 इनकरेक्ट, देयरफॉर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, next question number 38 you see. In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? Price stability? Price stability का मतलब क्या होता है? यह क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी से। हमारे यहां मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हेडेड बाय आरबीआई। ये आरबीआई का फंक्शन है टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी इन द कंट्री। तो इनको हमारे देश में इनको टारगेट दिया गया है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए आप प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखें। ये कौन करता है हमारे यहां? तो सीधा डिपार्टमेंट कंज्यूमर्स अफेयर्स, इनका काम नहीं है। एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन, इनका भी काम नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इनका काम है लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का काम है। ये वर्क दिए हैं आरबीआई को कि आप इन्फ्लेशन टारगेटिंग कीजिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखते हुए आप प्राइस स्टेबिलिटी को बनाए रखिए। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कि इन्फ्लेशन को बांध कर रखना है आपको। ओके, एंड दिस इज द वर्क ऑफ द आरबीआई। आरबीआई थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी controls the inflation so that price stability can be maintained in the economy. So this is the work of the RBI, right? Therefore, right answer is D. C is not a right answer because here the Financial Stability and Development Council, the work of this council is to maintain financial stability in the economy. But through inflation, how we have to control the
how you have to maintain the financial price stability in the economy. This is the work of the RBI. Therefore, right answer is D. Now you come with reference to non-fungible tokens, NFTs. Consider the following statements. Non-fungible, right? They are unique cryptographic tokens they enable the digital representation of physical assets. तो कैसे होता है? ये तो इनविजिबल होता है. Non-fungible means it is not in a physical form. It is invisible. So they enable the digital representation of physical asset. This statement is wrong. जैसे हमारे पास करेंसी है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए. These are in physical forms, जिसको हम छूते हैं. It can be touched. Physical form is it can be touched. It can be counted. Non-fungible means we cannot see it, we cannot touch it. Their first statement is wrong. Second statement is they are unique cryptographic tokens that exist on blockchain. A blockchain पर आधारित होता है cryptocurrencies. This statement is correct. They can be traded or exchanged at equivalency and therefore can be used as a medium of commercial transaction. Okay? Equivalence, this word, okay, one cryptocurrency equal to how much rupees? So like 40,000 rupees, 45,000 rupees, 50,000 rupees. Right? This is the meaning of the equivalency. Therefore, first statement is wrong. Second and third statement both are correct. Hence, the right answer is B, 2 and 3. Got it? Clear हुआ? Cryptocurrency is still not allowed in our country, but some of the countries of the world, they are adopting cryptocurrency. Now you come question number 37. You see, Vietnam has been one of the fastest growing economies in the world in the recent years. UPSC this year has set one question out of our country, and this is related to Vietnam. So Vietnam has been one of the fastest growing economies in the world in the recent years. This statement is correct. Vietnam is led by a multi-party political system. No. Vietnam is a socialist country and there is not a multi-party political system. There is only one party. Therefore, this statement 2 is wrong. Statement 2 is wrong. Third is, Vietnam's economic growth is linked to its integration with global supply chains. Definitely, economic growth is possible of any country with the global supply chain. माने विश्व के जो दुनिया के जो देश हैं उनके सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ है, जो उत्पादन करते हैं उसे एक्सपोर्ट करते हैं, जो इनको मुनाफा मिलता है, तो निश्चित वहां डेवलपमेंट होगा. For a long time, Vietnam's low labor cost and stable exchange rates have attracted global manufacturers. बहुत लंबे समय तक क्या था वहां पर? लो लेबर कॉस्ट. दुनिया में लेबर कॉस्ट 2-3 कंट्री में, जैसे सब कंट्री में चाइना, इंडिया, वियतनाम, कंबोडिया,
इसमें लेबर कॉस्ट, चिप लेबर वेयर अवेलेबल। तो दुनिया के देश क्या करते हैं, वहां पर अपना प्लांट लगाना चाहते हैं जहां की लेबर चिप हो, उनको कम से कम पैसे देने में, मजदूरी देने में उनको लेबर मिल जाए। ये लंबे समय तो बना रहा। वहां का एक्सचेंज रेट है ये भी काफी स्टेबल रहा। ये भी फैक्टर जो बहुत सहयोग किया उसको आगे बढ़ने में। एंड फोर्थ, वियतनाम हैज द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द वर्ल्ड, इन द इंडो पैसिफिक रीजन। दिस इज नॉट, ये नहीं है कि इंडो पैसिफिक रीजन में सबसे ज्यादा ई सर्विस इनका सबसे बेटर है। दिस वन इज नॉट। तो आंसर इज 2 और 5 is not correct, but 1, this is 1, 3, 4. C is the right answer. 1, 3, 4 is correct answer. Okay. Now you come. Now you come. Now you come. This. 35 is 41, 38, 39. No, 89. Question number 89. Economy questions are asked from 89. You come. 89. Yes. With reference to Ayushman Bharat Digital Mission, this question is from Ayushman Bharat Digital Mission. This one is the biggest health sector program launched by the government of India. This is the biggest health program of the world. तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया इसे। आपके पास भी आयुष्मान भारत कार्ड होगा, ये हेल्थ कवर करता है। प्रधानमंत्री ने इसको लागू किया 2016 में। तो आइडिया ये था कि हमारे यहाँ जो हेल्थ सेक्टर है काफी बेहतर अभी भी नहीं है और हमें हेल्थ पर बहुत खर्च करना पड़ता है। और कंट्री इज पुअर, और जो गरीब लोग हैं वो इलाज के बिना उनकी मृत्यु हो जाती है। दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू गेट और परचेज द मेडिकल सर्विसेज। उनको हम कैसे कवर करें? तो ऐसा कोई व्यवस्था हो तो उनको सफर नहीं करना पड़े, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके, उनको घर से पैसा नहीं लगा सके, गवर्नमेंट उनको अपनी पैसे से उनकी इलाज करा सके बड़ी बीमारियां के लिए। तो डिफाइन है, बहुत सारी बीमारियां उसमें हैं। एंड दिस कवर द डिजीज लाइक फ्रॉम टर्शियरी सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, सॉरी सेकेंडरी केयर एंड टर्शियरी केयर। प्राइमरी केयर में छोटी बीमारियां होती हैं, सर्दी जुकाम, उसमें उसके लिए नहीं है, लेकिन सेकेंडरी केयर एंड टर्शियरी केयर की जो बीमारियां हैं उसके लिए एक कवर करता है। तो अगर ये स्कीम गवर्नमेंट का पढ़े होंगे आप तो आसानी से क्वेश्चन को आप कर लेंगे। ऑप्शन, यू सी द ऑप्शन, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट। दिस वाज द करेक्ट। इसे प्राइवेट एंड पब्लिक जो हॉस्पिटल है, दो तरह के हॉस्पिटल हमारे यहाँ, दोनों को इसको एक्सेप्ट करना है। और कोई आदमी तो सेकेंडरी केयर और टर्शियरी केयर की बीमारियां होती हैं, वो जाता है कार्ड लेकर के, हेल्थ कार्ड लेकर के, तो उनको इलाज करना है। पेमेंट विल बी मेड बाय द गवर्नमेंट एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। इसका एम है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। तो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया विल बिकम पार्ट ऑफ दिस स्कीम।
लेकिन पहले जब स्कीम लागू किया गया इसको, तो फर्स्ट इट विल कवर 10 करोड़ हाउस होल्ड्स हु आर द मोस्ट नीडी, जो सबसे जो गरीब हैं उन हाउस होल्ड को कवर किया गया कि भाई वो सबसे कष्ट में वो हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो सबसे पहले हम उनको कवर करें। इन सेकेंड फेज नेक्स्ट 10 करोड़ एंड द थर्ड फेज रेस्ट ऑल द हाउस होल्ड विल बी कवर्ड। आप जैसा कि जानते हो कि हमारे देश में 24 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं। हाउस होल्ड कहा जाता है कि परिवार का वह यूनिट जो एक साथ रहता हो और उनकी सारी इकोनॉमिक डिसीजन जो है सो एक होता हो, दिस इज कॉल्ड हाउस होल्ड। तो पहले 10 करोड़, नेक्स्ट फेज में 10 करोड़ और नेक्स्ट फेज में लगभग 4 करोड़ या 5 करोड़ जो भी हाउस होल्ड्स हो उनको कवर कर लिया जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। कहीं भी रहें, इफ यू हैव द कार्ड you can get the benefit of Ayushman Bharat digital mission anywhere in India, either Kashmir to from Kashmir to Kanyakumari or east to west. So all the three statement is correct. Therefore right answer is D. अब आइए 91 नंबर क्वेश्चन। रैपिड फाइनेंसिंग instrument and rapid credit facility are related to the provisions of lending by which of the following? This question is related to international financial institutions. This is in your syllabus. आपके सिलेबस में है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जो हैं वो आपको पढ़ना है यूपीएससी में, क्या फंक्शंस होते, क्या काम करते हैं, कैसे सहयोग करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन देखिए आपका क्वेश्चन है आपका कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी किससे संबंधित है? तो एशियन डेवलपमेंट इससे संबंधित नहीं है। कैसे नहीं है? एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर्ड एट मनीला, फिलीपींस। जो एशिया के जो कंट्रीज हैं दे प्रोवाइड लोन्स, मेंबर कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है और दो तरह के लोन होते हैं कि ये प्रोवाइड करता है लोन फॉर प्राइवेट सेक्टर के लिए और गवर्नमेंट के लिए भी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाशिंगटन में स्थित है। क्या फंक्शन है इसे, कैसे फाइनेंसिंग होता है इसके द्वारा इन टर्म्स ऑफ एसडीआर। अगर आप इसके फंक्शंस पढ़े होंगे, फाइनेंसिंग की टेक्निक पढ़े होंगे, तो आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। दिस इज रिलेटेड टू रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। ये दो जो तरीका है फाइनेंस करने का, दिस बोथ आर एसोसिएटेड और रिलेटेड विथ बैलेंस ऑफ पेमेंट। Okay. If there is more weak current account deficit or more current account deficit, okay, or if there is threat in the balance of payment, तो इसके द्वारा फाइनेंस किया जाता है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा या क्रेडिट फैसिलिटी के द्वारा। रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी होता है, इसके 3 विंडो होते हैं। पहला होता है कॉमन विंडो, दूसरा होता है दैट इज एक्सटर्नल शॉक विंडो, और तीसरा होता है नेचुरल डिजास्टर विंडो। इनके द्वारा यदि बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रभावित हो रही है, बैलेंस ऑफ डेफिसिट बढ़ रहा है, इसको चेक करने के लिए इस विंडो के द्वारा आईएमएफ द्वारा लोन दी जाती है। एंड दिस यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव
दिस इज इन जिनेवा, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1993, इससे भी संबंधित नहीं है। एंड वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स लोन फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, इससे भी संबंधित इसका नहीं है। वर्ल्ड बैंक के 5 ऑर्गन्स होते हैं, इससे भी संबंध इसका नहीं है। डेफिनेटली दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, देयरफॉर राइट आंसर इज बी। ओके, देयरआफ्टर 92, with reference to the Indian economy, consider the following statements. An increase in nominal effective exchange rate indicates the appreciation of rupee. यहां देख रहे हैं वो 2 वर्ड, एक नीड है, यहां पर रीड है। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए अच्छी तरह से कि व्हाट इज नीड एंड व्हाट इज रीड। एक है क्या नीड और रीड दोनों जो है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के आरबीआई के द्वारा 6 करेंसी के द्वारा तैयार किया जाता है। 6 करेंसी कौन है? वर्ल्ड के लिए हार्ड करेंसीज हैं, यूएस डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग करेंसी ऑफ इंग्लैंड, यूरो करेंसी ऑफ यूरोजोन, 3 हो गया आपका। 4th इज येन, 5th इज रेनमिनबी करेंसी ऑफ चाइना, एंड 6th इज हांगकांग डॉलर। ये 6 करेंसियों को लेकर के तैयार किया जाता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। एंड क्या करता है? दिस डिनोट्स द कॉम्पिटिटिवनेस इन वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड में कॉम्पिटिटिवनेस जो कंट्री का है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, वो बढ़ रहा है या घट रहा है, राइट? एंड व्हाट इज रीर? Rear also measure the competitiveness in world trade, but in Rear 36 currencies are included. Rear RBI prepares Rear for 36 currencies. तो पनीर के साथ जब हम प्राइस का एडजस्टमेंट कर देते हैं तो वह रीर हो जाता है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब ये दोनों का कंसेप्ट आपको कायदे से क्लियर होना चाहिए। ओनली देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अब देखिए, आप आइए ऑप्शन पर देखिए। एंड इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रूपी। जब बढ़ता है तो रुपया क्या होता है? एप्रिसिएट करता है, ठीक है। अब रुपीज अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन के मतलब क्या होता है? करें इंक्रीज कर जाए, नीड अगर बढ़ेगा तो करें रुपया जो है सो एप्रिसिएट कर रहा है। तो थोड़ा सा समझ जाइए आप एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन क्या होता है। जैसे राइट नाउ वी आर पेइंग 76 रुपीज फॉर $1। अब हम पे कर रहे हैं 75 रुपीज फॉर $1, 74 रुपीज फॉर $1। जब हम कम पे करें तो इसको हम अप्रिसिएशन ऑफ करेंसीज कहते हैं, ठीक है। अब ये होता है कि नहीं नीर में? एन इंक्रीज इन द नॉमिनल इफेक्टिव रेट इंडिकेट्स द अप्रिसिएशन ऑफ currency. An increase in nominal effective exchange rate denotes the depreciation of currency. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट itself is wrong. सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, an increase in the real effective exchange rate indicates an improvement in trade competitiveness. ठीक है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो ट्रेड में कंपटीशन जो बढ़ जाता है।
This is correct. And an increase in trend in domestic inflation relative to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between need and greed. स्वाभाविक है जब देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो नीड और रीड के बीच जो अंतर है वो बढ़ेगा। क्यों? रीड तब तैयार किया जाता है जब उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जाता है। तो हायर बढ़ेगा, हायर इन्फ्लेशन है तो डिफरेंसेस बढ़ेगा, लोअर इन्फ्लेशन है तो डिफरेंसेस कम होगा। देयरफॉर दिस सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट एंड द राइट आंसर इज बी। बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, राइट? Thereafter now you come question number 93. With reference to the Indian economy, consider the following statement. If the inflation is too high, Reserve Bank of India is likely to buy government securities. अब इसको समझिए क्वेश्चन को आप। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आप पढ़े होंगे फंक्शन ऑफ आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। उसमें आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन को यूज करती है। व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन? जब लिक्विडिटी को कम करना होता है तो गवर्नमेंट सेल्स इट्स बॉन्ड एंड सिक्योरिटी थ्रू आरबीआई इन द ओपन मार्केट। लिक्विडिटी को बढ़ाना होता है तो आरबीआई परचेजेज द बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी पेपर इन द ओपन मार्केट, राइट? अब मेरा क्वेश्चन है कि इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। लाइक इन एक बार जर्मनी में हुआ था इन्फ्लेशन 1921 और 23 के बीच में, मार्क 1 बिलियन टाइम्स बढ़ गया था उसका वैल्यू, 1 बिलियन टाइम्स वैल्यू से कम हो गया, कम हो गया था। ठीक है, तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर खरीदेगी तो खरीदने के बाद क्या होता है? उनको पैसा करना, जो इनके पास बॉन्ड सिक्योरिटीज है, जो सिक्योरिटी उनको पैसा देना होगा। तो क्या होगा? इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन में होता क्या है कि बहुत सारा पैसा इकोनॉमी में आ जाए, which are chasing the few goods that will create inflation in the economy, right? So this first statement is wrong, गलत है। Second is if the price is rapidly decreasing, RBI is likely to sell dollars in the market. If the rupee is rapidly depreciating, जब डिप्रिसिएशन ज्यादा हो रहा है, अब देखिए यहां पर क्या है? वी हैव द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, वहां पर आरबीआई का कोई रोल नहीं है। प्राइस ऑफ ए डॉलर विल बी डिसाइडेड इन द इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट मार्केट। लेकिन बहुत ज्यादा डिप्रिसिएशन हो तो आरबीआई विल नॉट रिमेन साइलेंट। आरबीआई बैठेगी नहीं, तब आरबीआई विल इंटरफियर। और कैसे? तो जो डॉलर अपने पास रखी है आरबीआई रिजर्व फंड में, वहां से उसको सेल करेगी, ताकि सो दैट देयर शुड नॉट बी फर्दर डिप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, राइट? तो इफ द rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. This statement is correct. If the interest rate in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. स्वाभाविक है अगर इंटरेस्ट रेट यूएसए में फॉल कर जाए, यूरोपियन कंट्री में फॉल कर जाए, तो क्या होगा कि आरबीआई विल परचेज डॉलर। तो आरबीआई को पे करना कम पे करना पड़ेगा। तो आरबीआई विल स्टोर इन इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो रिजर्व को बढ़ा देगी। देयरफॉर सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट आंसर इज बी। ओके, नाउ यू कम
Question 95. With reference to the Indian economy, what are the advantages of inflation index bonds? Inflation index bonds. अब ये कंसेप्ट आपको होना चाहिए। फिर अगेन आइए कैपिटल मार्केट। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्यों लाया गया? बॉन्ड हमने कहा आपको तो दो तरह के बॉन्ड होता है, कन्वर्टिबल बॉन्ड और नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड। बॉन्ड्स आर ऑलवेज सोल्ड ऑन कूपन रेट। तो आपने बॉन्ड खरीदा, एंड आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज बॉन्ड। बॉन्ड इज ए इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी पेपर। तो मान लिया कि आपने बॉन्ड खरीदा, एक फिक्स इंटरेस्ट आपको या फिक्स रिटर्न आपको उसको मिल रहा है। फॉर द एग्जाम्पल 1,000 रुपए के बॉन्ड खरीदा आपने एट द कूपन रेट ऑफ 10%। इसका मतलब होता है कि 10% उस बॉन्ड पर आपको रिटर्न मिला। और if the inflation rate has also increased by 10%, इन्फ्लेशन में क्या होता है 10%, वो पैसे की वैल्यू। एंड ऑल्सो इन्फ्लेशन पढ़े होंगे आप, उससे समझे होंगे, इन इन्फ्लेशन वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एसेट डिक्रीजेस, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। इन्फ्लेशन द वैल्यू ऑफ, क्योंकि बॉन्ड क्या फाइनेंशियल एसेट है, इसकी वैल्यू कम हो जाती है। Therefore, no one will like to purchase bond. They will like to deposit in the bank. तो एक कैसे इसको बढ़ावा इंकरेज करें कि सो दैट पीपल में परचेज बॉन्ड्स और सिक्योरिटी पेपर्स, इसके लिए इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड लाया गया कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा रेट ऑफ रिटर्न भी उसी तरह से, उसी हिसाब से बॉन्ड होल्डर को पे किया जाएगा। बॉन्ड होल्डर विल बी नॉट द लूजर, उनको किसी प्रकार का इन्फ्लेशन से नुकसान नहीं होगा। How to insulate the bond holder from impact of inflation? This inflation index bond was introduced. This is the concept. अब उसको क्वेश्चन देखिए, समझिए आप। Government can reduce the coupon rates on the borrowing by way of inflation index bond. स्वाभाविक है कि हम तो दे रहे हैं आपको, हम तो कवर कर रहे हैं कि जो लॉस होगा कवर करेंगे, पे करेंगे, जैसा इन्फ्लेशन हो हिसाब से दिया जाएगा आपको। तो स्वाभाविक है गवर्नमेंट रिड्यूस करेगी उसको। जो कूपन रेट दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 10%, 9% देंगे, 8% देंगे आपको हम। लेकिन हम आई एम गिविंग अ गारंटी, आई शैल कवर। दूसरा है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। डेफिनेटली इंसुलेट करती है, सेफ कर रही है। एंड थर्ड है द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स आर नॉट टैक्सेबल। ओके, थर्ड स्टेटमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स, जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल नहीं है। नो, इंटरेस्ट जो मिलता है वो टैक्सेबल है, इस पर टैक्स लगेगा आपका। Third statement is wrong. Therefore, first and second statement is correct. Right answer is A. Right? Next question. With reference to G20 common framework, consider the following statements. It is an initiative endorsed by the G20 together with the Paris Club. Paris Club जेनेवा में है, ये भी डेवलपिंग कंट्री के लिए कार्य करती है। एंड G20 ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, इट इज इनिशिएटिव इंडोर्स्ड बाय द G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। उससे एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, डेफिनेटली सही है। इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विथ अनसस्टेनेबल डेट। जो गरीब देश हैं और प्रभावित हो गए कोविड-19 से, जो अपने लोन को वापस करने की क्षमता नहीं रखते हैं,
because of such type of the pandemic like COVID-19, this Paris Club and G20 support such type of the countries. Both the statements are correct. That the right answer is C. ठीक है? This question is related to also current. Okay. 96 number, which refers to foreign-owned e-commerce firms operating in India. Which of the following statement are correct? फॉरेन ओन ई कॉमर्स फर्म्स हमारे कौन कौन है? इस फ्लिपकार्ट है, अमेजन है और कई एक हैं जो कि हमारे कंट्री में वो काम करे, उनसे रिलेटेड हैं। वो हेड ऑफिस उनका विदेशों में है, लेकिन हमारे यहाँ वो बिजनेस कर रहे हैं, ई कॉमर्स बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है? So they can sell their own goods in addition to offering their platform as marketplace. Marketplace होता क्या बना दिया? हम अपना तो सामान बेचेंगे भी, साथ ही साथ हम दूसरे के सामान भी यहां से बेच सकते हैं। उनकी किताब, उनकी दवा, उनका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लेकर के भी हम बेच सकते हैं। तो डेफिनेटली दे आर डूइंग इन आवर कंट्री। अमेजोन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, सब कर रही है। दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म्स एज मार्केट प्लेस। स्टेट 1 इज करेक्ट। द डिग्री इन विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। ये लिमिटेड नहीं है। दे कैन सेल, दे कैन वॉट एवर दे लाइक, जितना चाहे वो उसको ले सकते हैं, दूसरे के प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, वो कोई लिमिटेशंस नहीं है। स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, देयरफॉर राइट आंसर इज फर्स्ट ओनली। नेक्स्ट इज हो गया। नेक्स्ट आप आइए, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी? देयर आर टू सेक्टर इन इकोनॉमी, रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी एंड मनी सेक्टर इन द इकोनॉमी. This question is related to circular flow of the economy. Very elementary question. In circular flow, there are two sectors, household and firms. In between household and firms, there is flow of goods and services, and there is also money flow. Flow of goods and services, this is called real flow. And second one is the money flow. फर्म से हाउसहोल्ड के पास, हाउसहोल्ड से फर्म के बाद ये फ्लो करती रहती है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन है, फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स। हार्वेस्ट करते हैं तो उत्पादन होता है, उत्पादन होता है तो कंज्यूम करते हैं, फिर मार्केट में जाती है, वो फर्म के पास जाती है, फिर उसे प्रोडक्शन होता है। टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स। टेक्सटाइल मिल जो है सो कॉटन से क्या करते हैं, कपड़ा बनाते हैं। तो हाउस होल्ड जाता है, तो कपड़ा बनाता है उसको फर्म कहते हैं, और हाउस होल्ड जो होते हैं उसको कंज्यूम करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट, बट थर्ड एंड फोर्थ दिस टू कमर्शियल बैंक्स लेंडिंग मनी टू ए ट्रेडिंग कंपनी, दिस इज ए मनी सेक्टर, रिलेटेड टू मनी सेक्टर। A corporate body issuing rupee denominated bonds overseas, this is also related to the financial sector. Therefore 3 and 4 is wrong, first and 2 is correct. Right answer is A. Question number 99 is C. With reference to the expenditure made by an organization or a company, which of the following statement are correct? Acquiring new technology is capital expenditure. There are two types of expenditure. दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Capital expenditure are those expenditure made by the government where assets are created. Revenue expenditure, those expenditure where no assets are created. Right? तो क्या है कि एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी, कोई नया चीज टेक्नोलॉजी मिला आपको, कैपिटल एसेट, तो उससे बहुत प्रोडक्शन होगा, बहुत चीजें बनेगी,
तो दिस इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर. डेट फाइनेंसिंग इज कंसीडर कैपिटल एक्सपेंडिचर. नो, जो हम लोन लिए हैं उसको पैसा देते हैं, वो डेट है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. वाइल इक्विटी फाइनेंस इज कंसीडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब देखिए, इक्विटी फाइनेंसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नहीं, ठीक क्वेश्चन उल्टा कर रहा है कि इक्विटी फाइनेंसिंग इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट. डेट फाइनेंसिंग इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इक्विटी फाइनेंस इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन जस्ट ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन यूपीएससी ने घुमाने के लिए. डेट फाइनेंस इज कंसीडर्ड ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, रॉन्ग. while equity finance is considered revenue, it's wrong. So second option is wrong, first is correct. The right answer is A only. Next to come, question 98. Which of the following situations best reflect indirect transfer on often talked about the media recently with reference to India? भारत से जो इनडायरेक्ट ट्रांसफर होता है. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू, ये संबंध क्या, देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भी, कि भारत में जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हमारे यहां काम कर रहे हैं, वो अर्न करते हैं पैसा यहां, गवर्नमेंट अब टैक्स देते हैं हमारे यहां, तो टैक्स बचाने के लिए अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वहां वो ले जाते हैं जहां पर टैक्सेस कम है. क्योंकि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, इनकी पूरी दुनिया में इनकी बिजनेस फैला हुआ होता है. तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर प्राइसिंग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. तो एन इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन ए फॉरेन, तो क्वेश्चन समझिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स ऑफन टॉक अबाउट इन मीडिया recently with reference to India. तो इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन फॉरेन इंटरप्राइज, इंडिया से नहीं है, ये क्वेश्चन रिलेटेड है फॉरेन कंपनी से. तो पहले ही ये गलत हो गया. ये फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड पेइंग टैक्सेस टू द कंट्री ऑफ इट्स बेस ऑन द प्रॉफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट. स्वाभाविक है, प्रॉफिट पर हमारे यहां देते हैं ये, तो लेकिन इनडायरेक्ट ट्रांसफर नहीं है ये. फिर से सी ऑप्शन इज रिलेटेड टू इंडियन कंपनी से नहीं होगा ये. डी है, ए फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर्स डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इंडिया. ये देखिए, यहां तो ए फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर्स डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू, यहां से ट्रांसफर कर देते हैं इस कंट्री से दूसरे कंट्री में, दूसरे लोकेशंस में, जहां की टैक्सेस कम हो, जहां पर उनको कम भुगतान करना पड़े ताकि ज्यादा मुनाफा हो सके. इसलिए देयरफॉर राइट आंसर इज डी. एंड क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट वन इज, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ए शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स गोज टुवर्ड्स गवर्नमेंट सेविंग्स. स्वाभाविक है, जो हम सेव करते हैं वही जमा करते हैं बैंक में, और उसी से गवर्नमेंट जो बोरोइंग करते हैं, लोन लेती है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. डेट सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट रेटेड रेट्स इन ऑक्शन फ्रॉम ए लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट. जब इंटरनल डेट लेती है कोई कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस समय डेटेड सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है एट मार्केट रेट्स. ये भी लोन लेने तरीका होता है जिसे कॉल्ड मार्केट बोरोइंग. मार्केट बोरोइंग में डेटेड सिक्योरिटी को सेल करती है गवर्नमेंट और लोन लेती है. तो ये करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. देयरफॉर राइट आंसर इज सी 1 and 2. तो ये करीब 20 क्वेश्चन हैं और 20 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है. डिफिकल्टी लेवल इज वेरी नाइस, वेरी गुड. बहुत डिफिकल्ट नहीं है जो घबराने की बात है. आप डरिए बिल्कुल नहीं, कंसेप्ट को डेवलप कीजिए, इकोनॉमी को अच्छी तरह से समझिए कि इकोनॉमी कैसे वर्क करता है.
और आप समझे वो देखें 20 क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि हम 20 को छोड़ करके बाकी एरिया को हम कवर कर लें, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आप कंसेप्ट बढ़िया रखिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग रखिए, चीज़ों को समझिए, तो आसानी से क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। ओके, राइट, सी यू अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट।